अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9 चैप्टर 4 सेल्स एंड टिश्यू कंटिन्यूटी में है। हमने सेल मेम्ब्रेन तक कंप्लीट कर लिया था और सेल मेम्ब्रेन में कितने टाइप्स की ट्रांसपोर्ट हो रही होती बेसिकली वहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज के लेक्चर 2 वीडियोस में कंसिस्ट होगा। आज हम हाफ इसको डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हाफ डिस्कस करेंगे। अच्छा, हमारे पास जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं ये होते क्या है? एक सेल है, उसके अंदर जो है सो मैनी फंक्शंस हो रहे हैं। मीन्स कि अगर एक सेल है तो उसके अंदर एक्सक्रीशन भी हो रहा है, रेस्पायरेशन भी हो रहा है, मेटाबोलाइज भी हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अब ये सारी चीज़ें परफॉर्म करने के लिए जैसे एक ऑर्गेनाइज्म में स्पेसिफिक ऑर्गेन होता है, वैसे ही एक सेल में स्पेसिफिक ऑर्गेनेलीज होता है। और वो क्या होता है, उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर मैं ह्यूमन में देखूँ कि हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक फंक्शन स्पेसिफिक ऑर्गेन है, वैसे ही हमारे पास ऑर्गेनेलीज जो है वो एक स्पेसिफिक होता है और उसका स्ट्रक्चर भी स्पेसिफिक होता है। अच्छा, हम इसका स्ट्रक्चर बताते कैसे? हम इसका स्ट्रक्चर जो है माइक्रोग्राफ्स के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनेलीज होते हैं ये जो है अपना स्पेसिफिक फंक्शन प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हम स्टडी करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? हम साइटोप्लाज्म की पहले ऐसे समझ लेते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। देखिए, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड या जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लेयर से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जो चीज़ प्रेजेंट है, जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है, उस पूरे को मैं कहूँगी साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें 90% वाटर होता है, ठीक है। हमारे पास जो सेल है उसमें मेजर कंपाउंड या मेजर क्या चीज़ प्रेजेंट होता है? ह्यूज अमाउंट में वाटर, 90% वाटर होता है। उसके साथ साथ इसमें कुछ डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स भी होंगे और साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी होगा। जैसे कि हमने पढ़ा कि सेल के अंदर मेटाबोलाइज भी हो रही होती हैं चीज़ें, तो वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेगा। तो वो सब भी कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। देन उसके बाद फिर जो है वो सेल से एक्सक्रीट होगा। अच्छा, हमारे पास जो मेन फंक्शन होता है साइटोप्लाज्म का, ये क्या कर रहे होते हैं? ऑर्गेनेलीज को होल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ इसको नरिश कर रहे होते हैं, एनर्जी सप्लाई कर रहे होते हैं और साथ साथ सॉल्ट एंड शुगर प्रोवाइड करते हैं ताकि वहाँ पे जो है मेटाबॉलिक रिएक्शन हो सके, ठीक है। साइटोप्लाज्म में दो चीज़ें हमें याद रखनी है, 90% वाटर कंसिस्ट होता है और उसके साथ साथ जेली लाइक सब्सटेंस है। इसमें डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होती हैं। अच्छा, मेन फंक्शन क्या है साइटोप्लाज्म का? ये क्या कर रहा होता है? एक तो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है ऑर्गेनेलीज को और उनको होल्ड भी करता है। हमारे पास फर्स्ट है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो है ना, क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स होता है और ये जो माइक्रोस्कोपिक ट्यूब होता है ये थ्रू आउट दी साइटोप्लाज्म स्प्रेड हुआ हुआ होता है। ये अब कोई भी चीज़ एक नेटवर्क के फॉर्म में स्प्रेड हुई हुई है तो इट मीन्स वो क्या कर रही है? वहाँ पे स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। उसके साथ साथ जब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो उसमें ट्रांसपोर्ट भी ईजिली हो सकता है। तो ये साइटोस्केलेटन जो है हमारे पास स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है सेल को और जो है उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट में भी पार्ट कर रही होती हैं। अच्छा, हमारे पास जो ये साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं या जो फिलामेंट होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? ट्यूब्यूलिन, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो ट्यूबुलिन से बने हुए होंगे जबकि फिलामेंट जो है वो एक्टिव प्रोटीन से बने हुए होंगे, ठीक है। इसमें दो चीज़ें याद रखनी है आपको कि किस माइक्रोट्यूब्यूल किससे बना हुआ होगा? ट्यूबुलिन से। और जो यहाँ पे फिलामेंट होगा वो किससे बना हुआ होगा? एक्टिव प्रोटीन। मीन साइटोस्केलेटन दो चीज़ से कंसिस्ट है, एक है माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरे हैं फिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन से बना हुआ है, फिलामेंट जो है वो एक्टिव प्रोटीन से बने हुए हैं और ये क्या होते हैं? थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म स्प्रेड हुए हुए होते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं और ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प कर रहे होते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो क्या है? लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है ये जो न्यूक्लियस है ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है फ्रॉम डीएनए। इसके प्रेजेंस में जो है न्यूक्लियस के प्रेजेंस को देखते हुए हम बताते हैं कोई भी सेल यूकैरियोट से या प्रोकैरियोट से। आपको प्रीवियस वीडियोस में जो है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में पूरा एक डिफरेंस मिलेगा। अच्छा, प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होता है ना उसमें कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें जो उस सेल का न्यूक्लियर मटेरियल होगा वो कहीं एक जगह पे रखा हुआ होगा ऐसे ही, ठीक है। जबकि अगर यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें एक प्रॉपर कवरिंग होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अलग से कवरिंग होगी, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब एक प्रॉपर ऑर्गेनेली के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अच्छा, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन थी। सेल मेम्ब्रेन की लेयर कौन सी थी? सेल मेम्ब्रेन की लेयर कौन सी थी हमारे पास? फॉस्फोबायोलिपिड लेयर थी। हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसकी है? यहाँ पे भी दो फॉस्फोलिपिड लेयर होते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब जो है यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप भी होता है। न्यूक्लियर एनवेलप क्या कर रहा होता है, न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से डिफरेंशिएट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हमारे पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा ना, वो हमेशा पोरस होगा, ठीक है। पोरस मतलब उसमें सुराख होंगे छोटे छोटे, जबकि मेरे पास जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होगा, पूरा होल होगा, कहीं पे उसमें पोरस नहीं होंगे। हाँ, उसमें चैनल्स बने हुए, इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, बट यहाँ पे कोई चैनल नहीं बने हुए, यहाँ पे पोरस है, ओके। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास न्यूक्लियर पोर्स है, ये क्या कर रहे होते हैं, ये हमारे पास एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कर रहे होते हैं। जैसे कि आरएनए की फॉर्मेशन हुई, अब उसको साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर होना है। प्रोटीन की फॉर्मेशन हुई न्यूक्लियस में, अब उसको साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जो होल्स होते हैं, ये यही काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो ये न्यूक्लियर एनवेलप है, इसके अंदर क्या होता है, एक ग्रैन्युलर फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर था साइटोप्लाज्म, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो था वो था साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर जो है वो क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर आप देख लोगे, ये आपको एग्रीगेट नजर आ रहा है बिल्कुल डार्क सा। ये एग्रीगेट क्या कहला रहा होता है, हमारे पास न्यूक्लियोलस। और ये एग्रीगेट जो है वो किसका होता है, आरएनए का एग्रीगेशन हो जाती है, जिसको हम कहते हैं, ये क्या है, हमारे पास न्यूक्लियोलस है। अच्छा, हमारे पास एक नॉन डिवाइडिंग सेल है, मीन्स के वो सेल, एक होता है डिवाइडिंग सेल, एक होता है नॉन डिवाइडिंग सेल। डिवाइडिंग सेल वो सेल्स जो बस अब रेडी है, उनको डिवाइड होना है आपस में। और नॉन डिवाइडिंग सेल वो रेस्टिंग फेज में, वो कोई भी डिवीजन नहीं करे, वो बस अपना फंक्शन परफॉर्म करे जो उनका काम है, लेकिन डिवीजन नहीं हो रहे। तो अगर एक नॉन डिवीजन सेल है, तो उसमें क्या होता है, मेरे पास जेनेटिक मटेरियल जो है थ्रू आउट दी न्यूक्लियर न्यूक्लियस या फिर विद इन द न्यूक्लियर एनवेलप, वो क्या हुए होते हैं, पूरे स्प्रेड हुए हुए होते हैं, ठीक है। या फिर जो है वो पूरे उसमें नेटवर्क के फॉर्म में होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन नेटवर्क। और यही अगर ये सेल डिवाइडिंग फेज में चला जाए, तो ये क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंस होते हैं और फिर क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनेल है, दैट इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यूकैरियोटिक्स में सिर्फ प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज्म, मीन्स इसके अराउंड मेम्ब्रेन होगा, इसलिए प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट होता है, ठीक है। हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें भी क्या होती है, 2 फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, ठीक है, जैसे हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में थी। अच्छा, यहाँ पे क्या है, इनर मेम्ब्रेन भी होती है और एज वेल एज आउटर मेम्ब्रेन होती है, मतलब डबल मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। अच्छा, जो इनकी इनर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर क्या होता है, फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, आप यहाँ देख रहे होंगे। इस फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टा, ठीक है। अच्छा, इस जो फोल्ड है, इसके अंदर स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है। इस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन टू सिंथेसाइज एटीपी। मीन्स कि हमारे जो क्रिस्टाई के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन है, वो क्या कर रही होती है, एटीपी की सिंथेसिस कर रही होती है। एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी है, दैट इज कॉल्ड एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन है, जेली लाइक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है वहाँ पे। अब हमारे पास जो है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कह रहे होते हैं। क्यों कह रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। और आपको पता है, जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, एटीपी प्रोड्यूस होता है। और एटीपी जब प्रोड्यूस हो रहा है, तो मीन्स कि अगर कोई एक सेल है, उसको अपने सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की नीड होगी। जैसे हमें कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो उसके भी तो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। समटाइम ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को हम ईआर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, हमारे पास ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ये भी कहाँ फाउंड होगा, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। अच्छा, ये डबल मेम्ब्रेन तो है, लेकिन क्या होते हैं, इसमें होलो ट्यूब्स होते हैं, फ्लैटेंड शीट लाइक होते हैं, या फिर राउंड सेक्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो इसके फोल्ड्स होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी।
और जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड्स होती है उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टाई। इन दोनों में डिफरेंस रखिएगा, दोनों को मिक्सअप नहीं करिएगा। अच्छा, हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है वो कहाँ प्लेस होगा, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और ये क्या कर रहा होता है, न्यूक्लियर एनवेलप को कनेक्ट कर रहा होता है साइटोप्लाज्म से। मीन्स कि हमारे पास जो न्यूक्लियर एनवेलप थे ना, वहाँ से ये अटैच होता है और फिर पूरे साइटोप्लाज्म में स्प्रेड होता है। हमारे पास ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है इसकी टू टाइप्स है, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड द अदर इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अच्छा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम वो रेटिक्यूलम होंगे या वो होलो ट्यूब्स होंगे, फ्लैटेंड होलो ट्यूब्स, जिनके ऊपर कोई भी राइबोसोम्स नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब राइबोसोम्स नहीं है इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, स्मूथ। और जब राइबोसोम्स आ जाएगा तब हम इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अच्छा, जब इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, तो ये क्या कर रहा होता है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स कर रहा होता है। इस लिपिड्स में हमारे पास ऑयल्स, फॉस्फोलिपिड्स, स्टेरॉइड्स सब इंक्लूड है। उसके साथ साथ क्या कर रहा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम कंसंट्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन, ये सारी चीज़ें भी कर रहा होता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स लिया वो किस तरह मेटाबोलाइज होगा, अपनी सिंपल करेंसी है, एक सिंपल एनर्जी यूनिट में किस तरह कन्वर्ट होगा। रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम कंसंट्रेशन, हमारी बॉडी में जो कैल्शियम कंसंट्रेशन है उसको किस तरह मेंटेन करना, और साथ साथ डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, अगर हमें किसी चीज़ से टॉक्सिसिटी कॉज हो गई है तो उसको डिटॉक्सिफाई किस तरह करना है। नेक्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसमें क्या होगा, रफ है तो इट मीन्स इस पर राइबोसोम्स अटैच होंगे। ठीक है, राइबोसोम्स जब अटैच हो जाएंगे तो फिर जो है ये क्या, इसका फंक्शन पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ मेम्ब्रेन प्रोडक्शन में। अब ये मेम्ब्रेन प्रोडक्शन क्या होती है, सपोज कि सेल मेम्ब्रेन है, कहीं से रप्चर हो गई है, थोड़ी सी भी उसमें मतलब उसमें थोड़ा सा भी कुछ चीज़ मिस हो गई तो उसकी जो है उसको वो रिपेयर भी तो करना है, तो वो कौन कर रहा होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है। अच्छा, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की वजह से क्या होता है, सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो जाता है और उसके अलावा ये क्या कर रहा होता है, ग्रेट प्रोटीन प्रोडक्शन कर रहा होता है। ठीक है, अभी हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पढ़ा। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के दो टाइप्स थे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक। स्मूथ वो थे जिसमें राइबोसोम्स नहीं थे, रफ वो थे जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट थे। स्मूथ जो है वो सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स कर रहा था मेनली, और जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या कर रहा होता है, हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा होता है। अब नेक्स्ट है राइबोसोम क्या होता है। हमारे पास जो ये राइबोसोम होता है ना, ये फॉर्म हुआ हुआ होता है आरएनए एंड प्रोटीन। अच्छा, इसमें जो है दो यूनिट्स होती हैं, एक स्मॉल सब यूनिट होती है, एक लार्ज सब यूनिट होती है। आप ये देखें, ये क्या है, मेरे पास पूरा राइबोसोम का स्ट्रक्चर है। अब इसमें जो आपको ये येलो पार्ट नज़र आ रहा है, सॉरी ऑरेंज पार्ट, ये क्या है, स्मॉल यूनिट है, और जो ये लार्ज यूनिट है ये रेड वाला पार्ट। तो हमारे पास राइबोसोम्स में दो पार्ट होते हैं, एक स्मॉल पार्ट होता है और एक लार्ज पार्ट होता है। ठीक है, ये कहाँ होंगे, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगी। ठीक है, ये जो है हमारे पास साइटोप्लाज्म में भी होते हैं और उसके साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में भी अटैच होते हैं। जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में अटैच हो जाते हैं तो क्या फॉर्म कर देते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है, दैट इज गॉल्जी बॉडीज। गॉल्जी बॉडीज हमारे पास एक इटालियन फिजिशियन ने डिस्कवर किया था, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज कैमिलो गॉल्जी। उन्होंने अपने नाम पे ही इसका नाम रख दिया था। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑर्गेनेलीज है जिसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था अर्लियर एजेस में। क्यों, क्योंकि ये साइज़ में बड़ा था और इसको हम आसानी से ऑब्जर्व कर सक रहे थे, तो साइंटिस्ट ने जो है इसको बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था, स्टार्ट में ही कर दिया था। ठीक है, अब हमारे पास गॉल्जी बॉडीज़ को इस तरह याद रखें कि ये पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन कर रहा होता है। मीन्स राइबोसोम्स क्या कर रहा था, प्रोटीन की प्रोडक्शन कर रहा था। अब वो जो प्रोटीन है उसको किस फॉर्म में, हमारी नेल में जो प्रोटीन है वो अलग है, जो हमारी हेयर में प्रोटीन है वो अलग है। तो प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी का तो बेसिक यूनिट है, बिल्डिंग ब्लॉक है, लेकिन प्रोटीन की भी तो प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है, हर जगह पे उसके एक्शन अलग है। ठीक है, तो ये प्रोटीन की जो पैकेजिंग हो रही होती है वो कौन कर रहा होता है, गॉल्जी बॉडीज कर रहा होता है। ठीक है, उसके साथ साथ जो है हमारे पास ये क्या कर रहे होते हैं, गॉल्जी बॉडीज जो है वो कंसिस्ट होते हैं स्टॉक और फ्लैटेड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टर्न। यहाँ पे जो हमारे पास फ्लैटेड बॉडी है उसको हम क्या कह रहे हैं, सिस्टर्न। अच्छा, हमारे पास जो प्रोटीन है वो क्या होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक से
गॉल्जी बॉडीज़ में आती है, ठीक है। गॉल्जी बॉडी में क्या होता है, प्रोटीन मॉडिफाई होती है और पैकेज होती है इनटू वेसिकल। अब जब ये वेसिकल में बन गई है फिर उसके बाद क्या हो जाती है, ये ट्रांसफ़र हो जाती है वहाँ से, मीन्स कि वो आई, पैकेजिंग हुई और उसके बाद दोबारा से बाहर आ गई। अब वो वहाँ जाएगी वो प्रोटीन जहाँ जहाँ उसकी नीड्स, ठीक है। इस वजह से हम कहते हैं इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, हम अपने लेटर जाके पोस्ट कर देते हैं, एड्रेस लिख देते हैं, अब उसको जहाँ जहाँ देना है वो वहाँ से दे देते हैं, मीन्स कि हमने सारी चीज़ें वहाँ सबमिट करवाई। बिल्कुल इसी तरह प्रोटीन भी, सारे प्रोटीन गॉल्जी बॉडीज़ के पास जाते हैं, फिर गॉल्जी बॉडीज़ उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। डेट्स वाई वी आर कॉल्ड एज पोस्ट ऑफिस। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट है, अभी हमने पढ़ा वेसिकल के फॉर्म में बनाती है। वेसिकल क्या होता है, हमारे पास जो ये वेसिकल होते हैं ये क्या होते हैं, स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक्स होते हैं। ये क्या कर रहे होते हैं, मेटाबोलाइज्म को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं और ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल्स को। हमारे पास जो मोस्टली वेसिकल्स बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, गॉल्जी बॉडीज़ या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। अच्छा, वेसिकल्स को जो है हम क्लासीफाई करते हैं इनके फंक्शन के बेसिस पे। सपोज कि अगर कोई ट्रांसपोर्ट वेसिकल है तो वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा एक मटेरियल, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सेल की चीज़ों को,